वेलकम यू ऑल। इस सेशन में हम ऑसिलेशंस को कवर करने वाले हैं। ये एक कंबाइंड चैप्टर है, ऑसिलेशंस इन वेव्स। आपका सिलेबस मेरे हाथ में 10 मार्क्स है इसके, लेकिन इस बार हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम ऑसिलेशंस को डिटेल समझेंगे, क्योंकि इसमें कोई आप ट्रिक या शॉर्टकट मेथड नहीं पा सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहे नीट के स्टूडेंट हो या आप जेई के स्टूडेंट हो, तो बेसिक इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिसेंटली मैं एक बिफोर कि मैं शुरू करूं, तो मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ। रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, वो एलन मस्क का आर्टिकल आया था। तो वो लिख रहे हैं कि जितने भी आजकल के स्टूडेंट्स कोर्सेज कर रहे हैं वो कोडिंग को लेकर कर रहे हैं। तो शॉर्टकट मेथड्स में कोडिंग सीखते हैं, चाहे वो पाइथन के रिलेटेड हो, चाहे वो एआई के रिलेटेड हो, चाहे वो मशीन लर्निंग के रिलेटेड हो, चाहे वो डेटा साइंस के रिलेटेड हो, व्हाट्सोएवर कंप्यूटर के रिलेटेड हो। वो सिर्फ कोडिंग या बाकी जस्ट टिप्स सीखने की कोशिश करते हैं और बाद में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे ये नुकसान होगा वो कहते हैं कि 17वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी तक मैकेनिकल चेंजेस दुनिया में थी। मैकेनिक्स ने अपना दबदबा, मैकेनिक्स का दबदबा था, पूरी दुनिया पे मैकेनिक्स का राज था। तो सिस्टम जो था वो पूरा मैकेनिकल था। तो उसके बाद क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी में क्वांटम मैकेनिक्स ने रिप्लेस कर दिया थोड़ा मैकेनिक्स को किसी किसी जगह पे। तो क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से बहुत सारा कुछ नई चेंजेस आ गई। आपने पढ़ी होगी गैमो की एक बुक 30 years दैट शूक द फिजिक्स। वो गैमो लिखी है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन 1900 से 1930 तक बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट आए, चाहे प्लैंक हो, आइंस्टाइन हो, डी ब्रॉगली हो, मैक्स बॉर्न हो, पॉली हो, कोई भी हो, तो बड़ा धमाल मचाया उन्होंने फिजिक्स के मामले में। तो 30 years जो थे पहले 19वीं सेंचुरी के, उसमें जो रिसर्च हुई है दैट इज़ जो वो रिसर्च है वो हाई लेवल की है, उसमें क्वांटम वर्ल्ड आ गया। तो उससे क्या हुआ, फिर और मज़ीद चेंजेस आ गई, जैसे डिवाइस डेवलप हो गए। तो क्वांटम ने जगह ले ली मैकेनिकल वर्ल्ड की से। तो डिवाइस सिस्टम इतना स्ट्रांगली डेवलप हुआ, इतनी तेज़ी से डेवलप हुआ कि आप देख रहे हो सेमीकंडक्टर्स से जो इतने भी डिवाइसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, या CNT से जितने भी डिवाइस प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उन्होंने पूरी जगह दुनिया में पकड़ लिया है। हर जगह डिवाइस सिस्टम अब चल रहे हैं। तो इसी तरह से अब जो पिछले 10 साल से चल रहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस या मशीन लर्निंग ने जगह ले ली। तो मैकेनिकल से हम क्वांटम में आ गए, अब क्वांटम से हम AI की तरफ आ गए। अब AI में हम आप देख रहे हैं कि रोबोटिक्स कितना एडवांस जा रहा है। तो वो कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम आफ्टर 100 years और 50 years AI के बदले भी कोई नई चीज़ आ जाएगी, लेकिन वो वही लोग समझ पाएंगे जिनका फिजिक्स और मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो, जिन्होंने बेसिक समझा होगा, जिन्होंने ट्रिक्स के साथ नहीं खेला होगा। ये उसका मेन थीम था जो उस आर्टिकल का, कि जो आने वाला दौर होगा इसमें AI को भी रिप्लेस किया जाएगा और AI की जो जगह ले लेगा, उस ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगी नई, वो नई चेंज जो आ जाएगी, उसको समझने के लिए वही लोग कैपेबल होंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स को सही से समझा होगा। उसमें वो बंदे नहीं चलेंगे जिन्होंने सोल्यूशन ट्रिक से निकाले होंगे, या कोई स्कीम बनाई होगी किसी क्वेश्चन को लेकर, या फिजिक्स में कहीं रट्टा लगाया होगा, या मैथमेटिक्स में कहीं ट्रिक्स बनाए होंगे। वो वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ बेसिक चलेगा, वहाँ लॉजिक चलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक्सक्लूसिवली एंड फिजिक्स इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन लॉजिक्स। उसमें तो लॉजिक इंपॉर्टेंट है, इसमें हायरार्की इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप को समझना होता है, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से आया, कैसे आया। इसी वजह से जो मैकेनिक्स को, फिर क्वांटम ने जो मैकेनिक्स की जगह ले ली, तो वही लोग समझ पाए जिन्हें पता थी कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है मैथमेटिक्स में। और फिर AI को और मशीन लर्निंग को वही लोग समझ पाए जिन्हें पता थी कि बेसिक कहाँ से आ रहा है। चाहे AI की कोई भी लैंग्वेज हो, AI की कोई भी आप स्टडी कर लो, किस तरह से भी कर लो, उसमें जब तक आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, जब तक आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी, आप कहीं भी और अगले जो नई चेंज आने वाली होगी उसमें आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे खुद को। तो ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें हर एक चीज़ को बेसिक से समझना चाहिए।
तो इसीलिए मैं जो टॉपिक की बात कर रहा हूँ ऑसिलेशंस की, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम क्वांटिटेटिव अप्रोच और क्वालिटेटिव अप्रोच दोनों को लेके चलें, ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि ऑसिलेशंस कैसे काम कर रहा है। क्योंकि जब आप आगे जाएंगे, चाहे आप एज एन प्रोफेशनल जाते हैं आगे या एज अ रिसर्च स्टूडेंट आगे जाते हैं, जब आप एटॉमिक लेवल पे आ जाते हैं तो आपको इसके एटम्स के रोटेशंस, उसके वाइब्रेशंस और जो सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एटॉमिक मोशन एंड मोमेंट ऑफ एटम्स। वो कैसे रोटेट करते हैं, वो कैसे वाइब्रेट करते हैं, वो कैसे आपस में एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, दैट्स ऑल बेस्ड ऑन द रोटेशन एंड वाइब्रेशन। सो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाने के लिए। तो इन्हें हम कोशिश करेंगे कि हम इन्हें सही अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम बेसिक्स से इसको स्टार्ट करेंगे कि कैसे काम कर रहा है, इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे काम कर रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे काम कर रही है, साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है, या कोई भी फंक्शन अगर रिपीट हो जाती है उससे हम कैसे यहाँ पे पीरियोडिक मोशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम आज के टॉपिक पे जाते हैं, ऑसिलेशंस पे। पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि पीरियोडिक मोशन है क्या, और इस पीरियोडिक मोशन तो ये मेन चैप्टर का नाम है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। इसमें हम पहले ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तो पीरियोडिक मोशन आपको पता ही है, इसमें ज़्यादा इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते हैं जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ मून, रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द सन, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमना, इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना, ये सारे पीरियोडिक मोशन है जो आफ्टर टाइम इंटरवल के बाद अपनी ही जगह वापस आ जाएंगे। उन्हें हम रोटेशनल पीरियोडिक मोशंस बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद फिर रिपीट करेंगे अपनी उसी इनिशियल पॉइंट से जहाँ से उन्हें स्टार्ट किया होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से चेंज स्टार्ट होगी एंड आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम वो फिर अपनी जगह वापस आ जाएगा। उसके बाद फिर उसी पॉइंट से किसी और जगह रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा, फिर अपनी जगह वापस आ जाएगा। तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो पीरियोडिक मोशन में जो टॉप एक पॉइंट है वह ऑसिलेशन या वाइब्रेशन। ऑसिलेशन में क्या होता है कि आपके पास एक सिंपल एग्जांपल है ऑसिलेशन में। आपने देखा होगा कि एक पेंडुलम अभी ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, या इसको हम वाइब्रेशन भी बोलते हैं, वाइब्रेशन कर रहा है। तो हमें यहाँ पे सीखना है इसमें हम कैसे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करें, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें कि ये जो पेंडुलम है कैसे मोशन, ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ये कैसे हो रही है। इसमें हम कैसे एक कंप्लीट पीरियड को निकालेंगे, इसमें हम 1 सेकंड में कितने साइकिल्स करेगा है या 1 सेकंड में कितने पीरियड्स करेगा, उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें बिल्कुल एक मैथमेटिक्स पैटर्न चलेगा ताकि हम ऑसिलेशंस को समझ पाएंगे। तो ऑसिलेशन का एग्जांपल यही है कि कोई भी चीज़ जो एक टाइम के बाद अपनी जगह पे वापस आती है, या ट्रू एंड फ्रो, जहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ट्रू एंड फ्रो कर रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर वापस आके यहाँ जा रहा है, फिर वापस आके यहाँ जा रहा है। ऐसे करते करते ट्रू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, या हम वाइब्रेटरी मोशन भी बोलते हैं, इसको वाइब्रेशंस भी बोलते हैं इसको। अब इसको हम साइक्लिक कैसे कहेंगे, या इसको हम पीरियोडिक कैसे कहेंगे, हम इसमें पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सबसे बात है। इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे पता होना चाहिए वो है टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड क्या होता है, या साइक्लिक फंक्शंस इसमें इस्तेमाल हो जाता है, टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन ये टर्म्स हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो हम ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं कि एक पेंडुलम जो ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसको हम ऑसिलेशन मोशन को कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन तैयार करेंगे, इसकी इक्वेशन कैसे डेवलप करेंगे, फिर इसमें हम इसके अंदर जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, या टोटल एनर्जी जो इसके अंदर है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये चलेगा हमारा आज का सेशन। तो आइए हम चलते हैं पहले ऑसिलेटरी मोशन पे। तो मैंने ऑसिलेटरी मोशन में कहा आपको कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, अगर हम सिर्फ एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम की, बाद में आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ कि कहाँ पे आपका पीरियोडिक मोशन है या कहाँ आपका ऑसिलेटरी मोशन है। तो अगर ये पेंडुलम एक है
और ये अपनी मीन पोजीशन पे है, यहाँ पे ये मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये ऐसे भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है ऐसे, या ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से फिर ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे फिर ऐसे चलेगा, ये ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे मूव करेगा। तो अब हम यहाँ सिंपलिसिटी ऐसे दिखाते हैं कि चलो एक पेंडुलम है, एक बॉब है, उसका मास m है, और यहाँ पे एक पॉइंट भी है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मास है, एक ही जगह है। यहाँ हम अगर ये कोई बड़ा शीट टाइप होता या सॉलिड बॉडी होती तो यहाँ पे अलग है, वो एक हायर कॉन्सेप्ट है। तो हमारा फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉब है, उसका मास m है, और वो उसने हमने इसको यहाँ से कील के साथ टाइप किया है, रोप के साथ या स्ट्रिंग के साथ या स्प्रिंग के साथ, जो भी आप कहेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको टाइप किया है, अब ये हैंगड है, अब ये ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है, यहाँ पे जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा, यहाँ जाएगा। तो ये जो पोजीशन है इट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, ये भी आप याद रखें। मीन पोजीशन पे कोई भी सिस्टम होगा, मीन पोजीशन पे या जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे, तो जो नेट फोर्स उस पे होगा वो जीरो होता है। लेकिन जो ही हम इसको पुल करेंगे या पुश करेंगे, खींचेंगे उधर की तरफ, स्ट्रेच करेंगे या इसको धक्का देंगे ऐसे, जो ही हम इसको पुल करेंगे तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे चला जाएगा। तो उस समय क्या होगा कि यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा जो इसको, जिसकी टेंडेंसी होगी इसको यहाँ पे वापस लाने की। तो आपको पता है वो फोर्स कौन सा होगा, रेस्टोरिंग फोर्स। तो जब हम इसको पुश या पुल करेंगे या हम एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई करेंगे, जब हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे F नॉट इक्वल टू 0, तो ऑब्जेक्ट क्या करना शुरू करेगा, ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो ऑसिलेशन के दौरान क्या है, बिकॉज नेचर लव सिमेट्री, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी कि अपनी मेन पुश की तरफ वापस आने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली। और जब हम इसको यहाँ पे खींच रहे हैं तो ऑब्वियस जितना हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं, जितना हम इसको ऊपर फेंकने, ऊपर यहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही अपोजिट फोर्स डेवलप होता है। चाहे आप स्प्रिंग की बात करें, चाहे आप पेंडुलम की बात करें, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं ऐसे खींचूंगा तो ऑब्वियसली जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो यहाँ की तरफ होगा, वो उसको वापस आने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको बॉब को यहाँ ले जाऊंगा, ऑब्वियसली यहाँ रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, उसको वापस ले आएगा। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन से एक्सटर्नल फोर्स देके उसे मूव करवाएंगे, मेन पोजीशन से उसे हटाएंगे, तो डेफिनेटली वहां पे रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसे आपने वर्क और एनर्जी में पढ़ा होगा एज एन पोटेंशियल एनर्जी, जो स्टोर होता है जब भी कोई अपनी जिसकी हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मींस इधर पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। सो जब भी हम किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम से हटाएंगे, इक्विलिब्रियम से उसे डिस्प्लेस करेंगे टू सम अदर पोजीशन, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है और उसके अंदर एक वर्क डेवलप हो जाता है, वर्क यानी कि एनर्जी डेवलप हो जाती है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और यहाँ पे जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे वापस आने के लिए, इक्विलिब्रियम वापस आने के लिए इसके अंदर एक फोर्स डेवलप होगा जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा, जो इसे वापस कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम में लाने की, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे लाने की। यहाँ पे ये होगा तो रेस्टोरिंग फोर्स होगा दैट विल टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और यहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली मैंने पहले ही कहा कि जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो वहाँ नेट फोर्स जीरो होगा। तो यहाँ पे इसको फोर्स डेवलप हो जाएगा रेस्टोरिंग फोर्स, जिसकी टेंडेंसी होगी जो इसको मीन पोजीशन पे वापस लाने की। अब हम जब पेंडुलम की बात करते हैं, जब हम पेंडुलम के बारे में पढ़ते हैं, तो पेंडुलम में हमारे कौन कौन से पॉइंट, ये पेंडुलम है, तो ये कि मैंने क्या कहा, ये है मीन पोजीशन। अब अगर ये यहाँ पे चला गया, जब मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स दे दिया, F नॉट इक्वल टू 0, मैंने एक्सटर्नल फोर्स दिया तो ये यहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स। ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो पोजीशन है अगर यहां की तरफ वापस आ गया, इसको भी बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इस
टू एंड फ्रो मोशन को, अगर ये यहाँ से इतना दूर चला गया और इक्वली फिर इस मेन पोजीशन से वापस तक इतना दूर चला गया, यानी कि ये जो डिस्टेंस है जो दोनों साइड से इसने कवर की वो इक्वल है। ओ ए बी, अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, जितना ये लेफ्ट चला गया उतना ही राइट चला गया वापस आने के बाद, तो इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल वही होता है जहां पे दोनों साइड से एक्सट्रीम पोजीशन पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा मेन पोजीशन से, तो दिस इज नाउ सिंपल हार्मोनिक। और सिंपल हार्मोनिक में जो ये पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम एक्सट्रीम पोजीशंस बोलते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन और ये है मेन पोजीशन। असल में ऑसिलेशंस में हम सीखते हैं फिर कि एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन सी एनर्जी होगी, मेन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी होगी, इन बिटवीन एक्सट्रीम एंड मेन कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, कौन सी कम होगी। क्योंकि हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, so that will be sum of kinetic and potential. So एक्सट्रीम पोजीशन ये है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे इसमें क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई मेन पोजीशन से, ये डिस्प्लेस हो गया। अब हमें सीखना है कि मेन पोजीशन कैसे हम डिजिग्नेट करते हैं ग्राफिकली। तो ये मेन पोजीशन से जब हमने इसको डिस्प्लेस किया तो डिस्प्लेसमेंट जितनी हमने ज्यादा करी उतनी तेजी के साथ ये वापस आएगा, यानी कि जितनी डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ इसको मेन पोजीशन से जितना दूर ले लिया उतना उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। ये मेन पोजीशन पे था, सपोज इसका x इक्वल टू 0 था, या मैं एक और एग्जांपल दूंगा। पेंडुलम को लेकर मैं स्प्रिंग को लेकर करूंगा, स्प्रिंग को लेकर, चलो एक स्प्रिंग है, ये मेन पोजीशन पे है, x इक्वल टू 0। अब मैंने इसको स्ट्रेच किया, अब यहां तो x था यहां तक, अब यहां पर आ गया, डिस्प्लेस हो गया, तो ये यहां से डिस्प्लेस हो गया, से सपोज डेल्टा x, जैसे ये यहां पर डिस्प्लेस। जितना मैं इस स्ट्रिंग को यहां खींचूं, जितना मैं इसको यहां खींचूं उतना जोर से वापस आ जाए। आप खेलें, आप रबड़ को हाथ मुंह में एक साइड से बांधे दांतों के नीचे, फिर खींचे रबड़ को, जितना आप खींचेंगे उतना जोर से आपके मुंह पे आ जाएगा। सिमिलरली जितना आप स्प्रिंग को खींचोगे डेफिनेटली उतना वो तेज से वापस आ जाए, यानी कि जितना आप इसको अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हो उतना ही इसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। सो यहां हम एक कुछ पॉइंट बताना चाहते हैं कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हो तो उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है, और वो डिस्प्लेसमेंट into that force gives you the work done, that's stored as a potential energy. So we conclude here that whenever we move an object from its main position, there is a potential energy stored in that very object. चाहे वो एटम हो, चाहे वो कोई और बड़ा ऑब्जेक्ट हो, मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक हो, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगी जब वो मेन पोजीशन से हटेगा। क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन से हटाएंगे डेफिनेटली उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स होगा, और रेस्टोरिंग फोर्स की टेंडेंसी होगी उसको अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वापस लाने के लिए वो रेस्टोरिंग फोर्स डेफिनेटली डेवलप होगा। सो वेयरएवर देयर इज रेस्टोरिंग फोर्स देयर इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी। सो डिस्प्लेसमेंट इज कि जब हमने इसको मेन पोजीशन से यहां तक ले लिया, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट है। सो यहां पे पेंडुलम में हमने देखा टू एंड फ्रो में सिंपल हार्मोनिक, और स्ट्रिंग में भी हमने देखा कि रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया। अब यहाँ पे कैसे हम मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करेंगे, आपने पढ़ा होगा कि रेस्टोरिंग फोर्स F is directly proportional to displacement minus times, या F is equal to minus kx। नेगेटिव साइन मीन्स कि जितना आप डिस्प्लेस कर रहे हो इसको, जितना आप दूर ले रहे हो इसको, उतना रेस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट the restoring force is opposite to the displacement। जितना आपने मेन पोजीशन से पेंडुलम को यहाँ पे ले लिया उतना रेस्टोरिंग फोर्स आपका डेवलप हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन में। दैट्स बाय माइनस साइन। दिस कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो या कुछ भी बोलो आप, इसका वैल्यू वेरी करता है आपका जो ऑसिलेशन है वो किस टाइप का है। टॉर्क में होगा तो वहाँ पे वैल्यू के का चेंज हो जाएगा, यहाँ अलग कांस्टेंट है, इसको हम फिलहाल कांस्टेंट रखते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैंने पेंडुलम को डिस्प्लेस कर दिया मेन पोजीशन से यहां तक ले आया, यहां पे मेन पोजीशन तक था, नेट ऑफ इक्वल टू 0। जब मैंने F नॉट इक्वल टू दे दिया, फोर्स दे दिया F नॉट इक्वल टू 0,
तो ऑब्वियसली ये चला गया यहाँ पे, इसे कुछ डिस्प्लेसमेंट करी, अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्ले हो गया, तो इसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, रेस्टोरिंग डेवलप हो गया। उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसको मीन पोजीशन पे वापस आने की। तो ऑब्वियसली वो इसमें मोशन प्रोड्यूस करेगा। इससे पहले ये मीन पोजीशन पे रेस्ट पे था, हमने इसको यहाँ रखा, अब यहाँ पे भी रेस्ट है, लेकिन यहाँ पे इसको रेस्टोरिंग फोर्स है। तो वो रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, इसको इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, मोशन प्रोड्यूस करेगा। देखो फोर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऑसिलेशंस में अपना फोर्स है, उसका अपनी फॉर्मूला है। इलास्टिक फोर्स अपना है, स्ट्रिंग में अपना फोर्स F=K x है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड होता है फोर्स। लेकिन जब मैकेनिक्स होगा, जब मोशन होगी, तब आप F=ma लिखते हो। Whenever there is acceleration, there is actually force, लेकिन ये मैकेनिकल फोर्स होता है। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, जिसको जो फोर्स से मजबूर करेगा मोशन, जो उसको मजबूर करेगा मूव करने के लिए। तो यहाँ पे जो ये फोर्स है, इलास्टिक फोर्स, दिस इज अ वे हाउ टू राइट द इलास्टिक फोर्स एंड दिस इज अ वे हाउ टू राइट द मैकेनिकल फोर्स। हमें अक्सर पढ़ाया जाता है, हम 9th से ही लेके चलते हैं कि F=ma इज द एक्चुअल फोर्स। नहीं, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में जानते हैं तो QVB, वहाँ अलग तरीका है फोर्स लिखने। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जानते हैं F=E/E। हर एक स्पेस में, हर एक फील्ड में, हर एक डोमेन में, जिस डोमेन में आप हो, वहाँ फोर्स लिखने का अलग अलग तरीका है। मैकेनिक्स में हो तो आप F=ma लिख रहे हो, इलास्टिक बॉडीज में हो तो आप F=-kx लिख रहे हो रेस्टोरिंग फोर्स में। F=QVB, अब जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो, आपका F=E/E। और ये जो फोर्स है QVB, E/E, ये फोर्स जो है, ये ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस करती है मोशन। तब जाके हम इस F के बदले M/A लिखते हैं। कोई भी फोर्स, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे डिस्प्लेसमेंट है, ये जो फोर्स क्रिएट करेगा, उस फोर्स की वजह से जब ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाएगी, तब हम वो F/ma के बदले लिखते हैं। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जेक्ट पे चार्ज पार्टिकल ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो उसमें जब मोशन आ जाएगी, वो जब डिस्प्लेस करेगा एक से दूसरी जगह, तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी। तब आप लिख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, उसने कितनी मोशन प्रोड्यूस करी ऑब्जेक्ट में, और किस एक्सेलरेशन के साथ वो भाग गया वहाँ, उस फील्ड में उसने मोशन प्रोड्यूस करी, किस विच एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था। तो यहाँ पे भी अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी अगर हमारे पास एक पेंडुलम है या स्ट्रिंग है, तो पेंडुलम जो है, अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, इसको मैंने एक्सट्रीम पोजीशन पे ले लिया, कहाँ से, मीन पोजीशन से मैंने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले लिया, तो उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। उसकी टेंडेंसी होगी इसको वापस ले आना, कहाँ पे, मीन पोजीशन पे। तो वो फोर्स जो रेस्टोरिंग फोर्स -kx है, यही F कन्वर्ट हो जाएगा M/A में, मास इनटू एक्सेलरेशन -kx। वो आप इस F के बदले M/A लिख सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर अब मोशन आ गया, अब ये मूव कर रहा है ऐसे। तो वो कितना मूवमेंट कर रहा है, वो इसके मास और एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो मैं यहाँ एक्सेलरेशन के बराबर लिख सकता हूँ M इंटू एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हो, इफ x इज डिस्प्लेसमेंट, dx/dt इज वेलोसिटी, d2x/dt square is then acceleration, double derivative of displacement. The double derivative of displacement gives acceleration. So how you write? Write d2x/dt square is equal to -kx. This is how I write m d2x over dt square, मैं लूँगा यहाँ से यहाँ लूँगा प्लस kx इज इक्वल टू 0। m को डिवाइड करो, ये m कैंसिल हो जाएगा, d2x dt स्क्वायर प्लस k/m इंटू x इज इक्वल टू 0। सो d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस दिस k/m के बदले में लगाऊंगा ओमेगा स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। अब ये ओमेगा स्क्वायर जो है, दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m और ओमेगा इज इक्वल टू k/m रूट। इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, व्हाई आई पुट डाउन दिस इन टर्म्स ऑफ k and m। So this d2x/dt square plus omega square x is equal to 0 is the differential equation of motion, is the differential equation of motion of simple harmonic of oscillator।
इसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, किसका? ऑसिलेटर का। अगर आपको क्वेश्चन आएगा डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो आप इसको डिराइव कर सकते हैं। सिर्फ आप एफ इज इक्वल टू माइनस के एस लिखते हैं। आपको पता है एफ एल डी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के इज कॉन्स्टेंट। हमें पता है जब एफ आ गया, जितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेन पोजीशन से जितना ऑब्जेक्ट दूर हो जाएगा उतनी तेजी से वो वापस आ जाएगा, उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगी, मास होगा। सो यू कैन राइट इट इन दिस वे, you get d2x by dt square, it's omega square, where omega is equal to k by m। इसी ओमेगा का रिलेशन किसके साथ है? फ्रीक्वेंसी के साथ, टाइम पीरियड के साथ। और हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एनर्जी निकालना। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक ही है, सिनोनिम है आपस में। जब आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं आप एनर्जी बोलते हैं, इनकी कलर भी इसका सिनोनिम है। कलर बोल दो वो भी एनर्जी होता है, फ्रीक्वेंसी में एनर्जी होती है, और एनर्जी इज इटसेल्फ एनर्जी। सो ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम। इसको लेकर हम कल इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, और हम इसकी इक्वेशन को सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। फिर हम मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन को लेकर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी की, यहाँ कौन सी एनर्जी है, यहाँ कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ कौन सी एनर्जी होगी। और हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फेज कहाँ से होगा, कि कहाँ से आपका ऑसिलेशन स्टार्ट होगा। तो ये डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन था आज। थैंक यू वेरी मच। कल इसका नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह।